एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के। वर्क पावर एनर्जी पे किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। अभी अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं आर्यन बुक पब्लिकेशन में से। तो जिसको भी डाउट है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरी विद डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर। The work done by the force is moving the object from x is equals to 0 to x is equals to 6 मीटर। अब यहाँ पे अपन को एक ग्राफ दे रखा है, अपन को निकालना है वर्क डन। अगर यहाँ पे अगर कांस्टेंट फोर्स होता, अगर फोर्स वेरी नहीं होता, फोर्स अगर कांस्टेंट होता तो उस टाइम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी हो रही है वैसे वैसे अपना फोर्स भी वेरी हो रहा है। तो जब वेरिएबल फोर्स की बात होती है तो उस टाइम वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब यहाँ पे अपन एक्स की लिमिट लगा देते हैं कि अपन को कहाँ से कहाँ तक निकालना है। अब यहाँ पे अपन को फोर्स निकालना है जिसमें डिस्टेंस वेरी हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 6। अगर अपन के पास में अगर वेरिएबल फोर्स की इक्वेशन दे रखी होती तो अपन ये वाला कर देते इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकता है। एफ और एक्स के बीच में जो कर्व बन रहा है उसका एरिया कितना है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही होगा अपना वर्क डन। तो पहले अपन देखते हैं पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट का एरिया निकाल देते हैं। अब इसका एरिया कितना बनेगा, ये है यहाँ पे 3। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 3 मीटर, और फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का। तो अपन देख रहे हैं ये बन रहा है एक स्क्वायर 3 और 3, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3 9। अब पार्ट सेकंड का अपन एरिया निकाल लेंगे। तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया अपन को मिल गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 6 - 3 3, और हाइट अपन को मिलती है यहाँ पे 3। तो इसका एरिया अपन को मिला 4.5। अब इसका कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकंड का एरिया। तो वेरिएबल फोर्स का अपन को वर्क डन मिला 13.5 जूल, और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A body is moving along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक मशीन है वो क्या कर रही है, पावर को डिलीवर कर रही है और कांस्टेंट पावर को डिलीवर कर रही है। अब अपन को यहाँ पे रिलेशन बताना है कि डिस्टेंस और टाइम का भी, डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के बीच में आपस में किस तरीके से रिलेशन आएगा। तो देखते हैं अपन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। और यहाँ पे अपन को पावर क्या बोल रही है, जो मशीन पावर डिलीवर कर रही है वो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे अपन वेरिएबल एक ले लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट अपन ने यहाँ पे ले लिया k। तो यहाँ से अपन को क्या मिलता है, w अपॉन t इज इक्वल टू k। अब यहाँ से अपन को वर्क क्या मिल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू k इंटू टी, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह अपन लिख देंगे f इंटू एक्स। ये किसके बराबर अपन को मिला, k इंटू टी के बराबर। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू होता है ma। तो यहाँ पे अपन ने F की वैल्यू लिखी, F इज इक्वल टू ma, x की जगह x लिख दिया इज इक्वल टू k के। अब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है। तो यहाँ पे a की जगह मैं लिखूंगी dv अपॉन dt इंटू एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो टाइम है अपन वो ले रहे हैं डी टी। तो जो ये डी टी है अपन इसको भेज देंगे अपन राइट हैंड साइड में। इस इक्वेशन को अपन ने सॉल्व कर दिया तो अपन को ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे दे रखा है dv मतलब छोटी सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे दे रखा है dt मतलब छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपन कर देंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी करेंगे अपन इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट टर्म तो आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। तो mx डेल v का इंटीग्रेशन अपन को मिलेगा v, वेलोसिटी मिलेगी, और k आ जाएगा बाहर। तो t और t इंटू dt का अपन को इंटीग्रेशन मिलेगा t²/2। अब यहाँ पे अपन को मिल गई है वेलोसिटी।
अपन को क्या रिलेशन देखना है, डिस्टेंस का और टाइम के साथ में रिलेशन देखना है। तो वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है। तो v की जगह अपन लिखेंगे dx अपॉन dt। अब यहाँ पे भी जो छोटे से टाइम की बात करें अपन इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में और फिर कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को अपन ने वापस इस फॉर्म में लिख दिया। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं अपन को लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है mx dx। तो जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में करेंगे और राइट हैंड साइड में अपन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अपन करेंगे इंटीग्रेशन दोनों ही साइड में। तो m है, m होता है बॉडी का मास, तो वो होती है कांस्टेंट टर्म, तो इसको अपन ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर। और यहाँ पे k/2 ये भी है कांस्टेंट, तो ये भी आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो x dx का अपन को इंटीग्रेशन मिलेगा x²/2 और यहाँ पे अपन को t² का इंटीग्रेशन मिलेगा t³/3। ये वाली टर्म मिल गई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपन आराम से निकाल सकते हैं x²। तो x² अपन को मिला k/3m इंटू t³। अब दोनों ही साइड में अपन ले लेंगे इसका स्क्वायर, इसका अपन ले लेंगे रूट, मतलब जो पावर है पावर को अपन कर लेंगे हाफ। तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा x और यहाँ पे t³ की पावर को जब अपन हाफ करेंगे तो अपन को मिलेगा t की पावर 3/2। तो डिस्टेंस और टाइम का अपन को ये रिलेशन मिला। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो डिस्टेंस है x वो टाइम के साथ में कैसे वेरी हो रही है, t की पावर 3/2। तो डिस्टेंस टाइम के साथ में इस तरीके से प्रोपोर्शनल है और t की पावर 3/2 अपन को मिलता है c में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton act on it the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in the kinetic energy is। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक बॉडी है, उस बॉडी का मास अपन को गिवन है 5 kg और ये आगे मूव कर रही है और मूव कर रही है कांस्टेंट मोमेंटम के साथ में। मोमेंटम अपन को यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे 10 kg मीटर पर सेकेंड। फिर इस पे लगता है एक फोर्स, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का। और ये फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, ये लग रहा है 10 सेकेंड के लिए। तो अब अपन को बताना है कि दोनों केस में फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो पहले अपन देख रहे हैं कि जब ये कांस्टेंट मोमेंटम के साथ में आगे मूव कर रही थी तो उस टाइम उसकी कितनी वेलोसिटी थी और उस टाइम उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। फिर इस पे फोर्स लगा 0.2 न्यूटन का और कितने टाइम के लिए लगा 10 सेकेंड के लिए। फोर्स लगने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो अपन के पास में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको मोमेंटम गिवन है, बॉडी का मास गिवन है, तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv। m अपन को यहाँ पे गिवन है, v अपन को फाइंड आउट करनी है। तो जब बॉडी कांस्टेंट मोमेंटम में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिलती है अपन को 2 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो अपन को फर्स्ट केस में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल गई 10 जूल। फिर इस पे लगता है फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का और लग रहा है 10 सेकेंड के लिए। तो अब यहाँ से अपन निकाल लेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। f अपन को गिवन है, यहाँ पे m अपन को गिवन है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि f इज इक्वल टू होता है ma। तो एक्सेलरेशन अपन को मिल गया 1/25। अब यहाँ से अपन निकाल लेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो लीनियर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा के अपन निकाल सकते हैं v की वैल्यू कितनी होती है। v इज इक्वल टू होता है u + at। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड से ये आगे मूव कर रही है। एक्सेलरेशन अपन ने यहाँ से निकाल लिया और टाइम अपन को पता है 10 सेकंड के लिए, तो अपन इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो उसके बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 12/5 मीटर पर सेकंड। अब अपन निकालेंगे इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। m अपन को गिवन है 5 kg और v अपन ने यहाँ से निकाल लिया। तो
सेकंड केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है 14.4 जूल। जब बॉडी पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है तो उसके बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है 14.4 जूल, और जबकि पहले काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे अपन देख लेंगे 14.4 माइनस 10, तो ये अपन को मिला 4.4 जूल, और ये अपन को मिलता है डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट 144 न्यूटन पर मीटर, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है 4 kg। ये एक कोलाइड होती है स्प्रिंग से। ये जो बॉडी है ये कोलाइड होती है, मतलब ये इस स्प्रिंग से टकरा जाती है। अब जैसे ये इससे टकराएगी तो ये स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में क्या होगा कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग नीचे की तरफ दबेगी। तो अब अपन को बताना है कि ये जब स्प्रिंग पीछे की तरफ दबती है, जब ये कंप्रेस होती है, तो कंप्रेस होने के बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे अपन को स्प्रिंग की लेंथ गिवन है 2 मीटर। अपने पास में एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है 4 kg और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉडी है 4 kg की, ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ये कोलाइड हो जाती है, टकरा जाती है। जैसे ही इसे टकराएगी तो स्प्रिंग क्या होगी कंप्रेस होगी। तो कंप्रेस होने के बाद में अपन को बताना है कि स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई और स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद में उसकी लेंथ कितनी है। अभी है जब ये कंप्रेस नहीं होती है, जब ये इसे नहीं टकरा रही है, तो उस टाइम इसकी लेंथ है 2 मीटर। तो अब अपन को बताना है कि कंप्रेस होने के बाद में स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे ये बॉडी आगे की तरफ मूव होगी तो उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी है, बॉडी का मास भी है और वेलोसिटी भी है, मास और वेलोसिटी दोनों ही है। तो जैसे ही आगे की तरफ मूव होगी तो इसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और ये इस स्प्रिंग से टकराएगी। तो स्प्रिंग से टकराएगी तो पूरी पूरी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी है, बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही इसे टकराएगी तो यहाँ पे स्प्रिंग में होगा कंप्रेशन, तो इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी पूरी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। अब यहाँ हाफ से हाफ दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे x। x क्या है डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही ये इसे टकराएगी तो ये कितनी कंप्रेस होगी, तो x होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अपन को x² को अपन ने सेपरेट कर लिया, तो अपन को मिला x² = mv²/k। अब अपन को सारे डाटा गिवन है, m की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू अपन को गिवन है 3 और 144 अपन को गिवन है 144 है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये अपन को गिवन है 144 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू है 144, तो ये अपन को मिल गया x² की वैल्यू। अब यहाँ पे अपन निकाल लेंगे x, दोनों साइड में अगर अपन रूट लेंगे तो अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी अपन ने रूट लिया, इसको भी रूट लिया, तो x की वैल्यू अपन को मिली। जब इसका रूट लेंगे तो अपन को मिलेगा 2 × 3/12, तो ये हुआ 0.5। तो जैसे ये बॉडी इससे टकराई तो इसमें कितना कंप्रेशन हुआ, इसमें कंप्रेशन हुआ 0.5 मीटर, मतलब ये स्प्रिंग हो गई ऐसे। जैसे ये बॉडी इससे टकराती है तो इसमें कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन होता है 0.5 मीटर। पहले थी स्प्रिंग यहाँ पे, अब आ जाती है स्प्रिंग यहाँ पे। तो अब अपन को बताना है इसकी लेंथ कितनी है। तो पहले थी 2 और अब ये 0.5 मीटर ये पीछे की तरफ आ गई, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 1.5 मीटर। अब यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ हुई 1.5 मीटर और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अपने कंप्लीट होते हैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन। थैंक यू।